गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दिस इज लेक्चर नंबर 25। आज के वीडियो में हम लोग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर का देखेंगे, जिसका नाम है आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड क्या होता है, दोनों बात से ये जाना जाता है। कभी क्वेश्चन में आपको बोल देगा फाइंड आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, या कभी बोल देगा आपको फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। दोनों बात इंपॉर्टेंट है ना, दोनों एक ही नाम है। अब समझना है कि क्या होता है एम्पलीट्यूड और क्या होता है आर्गुमेंट, दोनों तो एक ही चीज़ है। अब देखिए कैसे हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम दिखाएंगे आपको कि क्या होता है ज्योमेट्रिकली, हम लोग क्या फाइंड आउट करने वाले हैं। अभी हम लोग तीन चीज़ हम लोग पढ़ करके आ रहे हैं। पहला, एक तो आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा। और कॉम्प्लेक्स नंबर से तीन चीज़ हम लोग निकालने जानते हैं। फर्स्ट क्या, मॉडुलस। सेकंड क्या, कॉन्जुगेट। थर्ड क्या, आर्गुमेंट या फिर एम्पलीट्यूड। ये तीन चीज, इस तीनों चीज को हम लोग देखेंगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर इसको हम लोग पॉइंट में रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको हम लोग पॉइंट P से रिप्रेजेंट करेंगे। ये कोऑर्डिनेट का साइन होता है, इसका रियल पार्ट x है और इमेजिनरी पार्ट y। तब हम लोग इसको x, y में लिख दिए। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई को किसी भी पॉइंट P x, y के ऑर्डर पेयर पे हम लोग इसको लिखे हैं। ये इसका एब्सिस है और ये इसका ऑर्डिनेट। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉइंट बनाना है तो यहाँ पे इसका रियल पार्ट लिखिए और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट लिखिए, सीधा बात है। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि एक्सिस में ही x होगा। मान लिया ये x ओरिजिन से इतने डिस्टेंस पे है और यहाँ पे इसका y होगा। अब ये एग्जैक्ट कोई नंबर तो नहीं है जो हम लोग नाप के बनाए, x एक्सिस और y एक्सिस में ही होगा x और y, ये हो गया। अब इस पॉइंट को अगर हमको रिप्रेजेंट करना होता है तो कैसे लिखेंगे, देखिएगा बच्चों। और यहाँ पे इसको हम लोग मिलाते हैं तो ये जो होगा वो पॉइंट P बनेगा आपका x, y। ये आ गया। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इसके कॉम्प्लेक्स प्लेन पे रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन अभी आपको कॉम्प्लेक्स प्लेन बताएं नहीं है क्या होता है, तो अभी आपको समझना है कि हम एक्स वाई प्लेन पे ही रख रहे हैं। बात को समझना है, बाकी कॉम्प्लेक्स प्लेन यही होता है, बस नाम अलग दिया गया है, एक्सिस बदल जाते हैं यहाँ पे। अब देखिए इस पॉइंट को हम लोग P x, y को इस प्लेन पे रिप्रेजेंट कर दिए। यहाँ पे होगा इसका कोऑर्डिनेट, ये यहाँ पे रहेगा। अब देखिए ये जो O से P तक था, O से P तक इसको बोलते थे ओरिजिन से इसका जितना डिस्टेंस होगा, ओरिजिन से इसका जितना डिस्टेंस होगा। अब डिस्टेंस का मतलब ये ऐसे नहीं, डिस्प्लेसमेंट आप समझ लीजिए। ओरिजिन से जो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही क्या होगा, मॉड जेड। मॉड जेड को बोलते हैं हम क्या है, मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको? मॉडुलस का मतलब आपको ये समझना चाहिए कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम उसके कॉम्प्लेक्स प्लेन पे लेकर के आएंगे तो उस पॉइंट का ओरिजिन से क्या डिस्टेंस है, ये इसका मॉडुलस हो जाएगा। कॉन्जुगेट की बात करें थे तो कॉन्जुगेट का मतलब क्या, z का कॉन्जुगेट। z का कॉन्जुगेट हो जाता है x माइनस आयोटा वाई, क्योंकि ये प्लस में है तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, x माइनस आयोटा वाई।
अब जब इसको हम पॉइंट के रूप में लेकर के आएंगे तो ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया x, माइनस वाई, x, माइनस वाई। अब देखिए जब हम इसको लेकर के आएंगे x, माइनस वाई को रिप्रेजेंट करेंगे तो सपोज दैट ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल ही होगा, ये माइनस वाई आपका नीचे आ जाएगा। जब इस पे हम लोग लेकर के इसको आते हैं तो देखिए क्या होता है बच्चों, ये पॉइंट इसको P डैश बोल देते हैं ना, तो P डैश का कोऑर्डिनेट हो जाएगा क्या, x, माइनस वाई। अभी पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि इसका x एक्सिस के अबाउट जो इमेज बनेगा, जो प्रतिबिंब बनेगा, वही इसका कॉन्जुगेट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे पाए जाने वाला कॉम्प्लेक्स नंबर का कोऑर्डिनेट कॉन्जुगेट, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे पाए जाने वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कहाँ पे मिलेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट पे, और सेकंड क्वाड्रेंट पे पाए जाने वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट थर्ड क्वाड्रेंट पे, थर्ड क्वाड्रेंट पे पाए जाने वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट सेकंड पे, और फोर्थ पे पाए जाने वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फर्स्ट पे। मतलब इधर वाले का इधर मिलता है और इधर वाले का नीचे इमेज बनता है यहाँ पे। ये हो गया। तो अब देखिए ये डिस्टेंस जो है वो आपका क्या, OP डैश, क्या OP डैश जो है ये भी हो जाएगा मॉड Z का कॉन्जुगेट, है ना। ये कॉन्जुगेट का जो हो गया मॉडुलस, ये हो गया OP डैश। ये डिस्टेंस जो है ये O से P डैश जो है ये Z कॉन्जुगेट का मॉडुलस, और O से P जो है Z का मॉडुलस। लेकिन ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होगा। बताया गया था आपको कि मॉड ऑफ Z इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z कॉन्जुगेट, दोनों इक्वल ही होता है। बस ये उठ के यहाँ से यहाँ आ गया, जितना डिस्टेंस था x में वही डिस्टेंस अभी भी है x में, और जितना डिस्टेंस y में रखा था वही नीचे आ जाएगा। ठीक है, जब आप फिगर को एग्जैक्ट बनाइएगा तो ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट आ गया। अब आपको समझना है दो बात, क्लियर, एकदम स्पष्ट हो जाना चाहिए आज के इस लेक्चर से। मॉडुलस क्या है, तो मॉडुलस का मतलब सर जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप पॉइंट को इसको रिप्रेजेंट करेंगे उसका ओरिजिन से डिस्टेंस, ये मॉडुलस है। कॉन्जुगेट क्या है सर, तो कॉन्जुगेट जो भी पॉइंट आप रिप्रेजेंट करिएगा उसका एक्स एक्सिस के अबाउट जो इमेज मिलेगा, ये इसका क्या हो गया, कॉन्जुगेट हो गया। अब है आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट ये बोला जाता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जब इस प्लेन पे आप इसको रिप्रेजेंट करिएगा तो वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है। ये जो एंगल होगा इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आर्गुमेंट ऑफ Z। दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट कहा जाएगा। बात को समझिए, जो आपने लिखा जिसको रिप्रेजेंट किया, तो रिप्रेजेंट करेंगे तो तीन बात है उसमें, उसका इमेज किधर बनेगा एक्स एक्सिस के अबाउट, वो कॉन्जुगेट हो गया। ओरिजिन से डिस्टेंस क्या, वो मॉडुलस हो गया। और आर्गुमेंट क्या, तो वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना रहा है, उस एंगल को आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड कहा जाता है। अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लोगों ने बोला सर ये तो एक एंगल हो गया, क्या ये एक एंगल ऐसे भी तो हो सकता है, हम यहाँ से चले और पूरा घूम के यहाँ पे रुके, एकदम हो सकता है, ये भी एक एंगल है। लोग बोलता है यहाँ से चले एक चक्कर में नहीं, दो चक्कर में नहीं, तीसरा चक्कर में रुकते हैं, तो ये भी इसका आर्गुमेंट हो जाएगा। तो आर्गुमेंट ऐसा नहीं कि ये आप यहाँ से चले और यहाँ रुक जाए, ये थीटा तो है, ये 180 प्लस थीटा भी बोला जा सकता है, 360 प्लस थीटा भी, 360 प्लस थीटा भी बोला जा सकता है, 180 नहीं बोला जा सकता, क्लियर है। 720 प्लस थीटा भी बोला जा सकता है। जब आप दो चक्कर घूमिएगा तो 360 गुना कितना हो जाएगा, 720। तो ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। अब एंगल फाइंड आउट करने के लिए आप यह करिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर लिए और यहाँ पे जो है आपका जो चांद होता है, जो प्रोटेक्टर, वो रख करके आप मेजर कर लीजिए कितना डिग्री का एंगल बना रहा, वो भी एक तरीका होता है। लेकिन हर कॉम्प्लेक्स नंबर को जब रूट वगैरह में आ जाएगा तो रिप्रेजेंट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग कोई जो है वो अलजेब्राइक तरीका ढूंढेंगे, और अलजेब्राइक तरीका ढूंढेंगे कि कुछ फार्मूला फाइंड आउट करेंगे, और उस फार्मूले के हेल्प से हम लोग जो है फाइंड आउट करेंगे कि इसका एग्जैक्ट थीटा की वैल्यू क्या है, कितने डिग्री
एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में ये बना रहा है। अगर आप इसको मेजर कर लिए तो ये एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट हो जाएगा। अब बोला जाता है कि आर्गुमेंट जो एम्पलीट्यूड जो होता है वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन नहीं होता है। मतलब आप एक बार तो थीटा यहाँ से यहाँ बताएं, एक आंसर यहाँ आ गया। समझिए, अगर आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर दिए z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई यहाँ पे है, तो आप ये भी एंगल बता सकते थे, ये इसका आर्गुमेंट, या आप ऐसे रुकने के बाद यहाँ पे भी बता सकते थे, या आप यहाँ से चलते और एक चक्कर के बाद दूसरा चक्कर के बाद यहाँ पे बताते। तो आर्गुमेंट कई सारे पॉसिबल हैं, कई सारे पॉसिबल है। तो जो कई सारे पॉसिबल है उसमें फिर दो तरीके का बात हो जाता है, एक हो जाता है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट और एक हो जाता है जनरल आर्गुमेंट। तो जब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो जानेंगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है, जनरल आर्गुमेंट क्या होता है। अभी तो खैर आपको ये बताएं कि आर्गुमेंट होता क्या है। बस आपको ये समझना है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल पे है, जितना एंगल पे होगा एक्स एक्सिस से घड़ी की उल्टी दिशा में वो उसका आर्गुमेंट होगा। बात ये है अभी तक के लिए आपको इतना ही जानना है। अब बात ये है कि सर जब भी एंगल निकालने की बात होती है तो फिर हम लोग किस पर आ जाते हैं, ट्रिगोनोमेट्री पे। अब ट्रिगोनोमेट्री पे आपको कुछ बात है जो आपको पता होना चाहिए, जिसके लिए आपके प्लेलिस्ट में अगर आप देखिएगा तो एंगल एंड देयर मेजरमेंट का पहले से वीडियो अपलोड है। तो अगर आप उसको देख लिए होंगे तो आपके लिए समस्या कम होगी, और अगर नहीं देखे होंगे तो थोड़ा सा फिर से ट्रिगोनोमेट्री जो है 5 से 7 मिनट में बताने की कोशिश करते हैं। थोड़ा बहुत ही जानकारी जो यहाँ पे ज़रूरत है, जैसे कि आपको tan की वैल्यू याद होना चाहिए, tan 0 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 90 डिग्री, लाइक दिस। दूसरा क्या है कि आपको डिग्री और रेडियन का समझ होना चाहिए कि 0 डिग्री को रेडियन में कितना बोलेंगे, 30 डिग्री को रेडियन में कितना बोलेंगे, क्योंकि जितना भी आपको आंसर मिलने वाला है बुक में या जो भी आप बनाइएगा बुक को, वो जो आर्गुमेंट निकलता है वो रेडियन में ही लिखता है। और अभी तक आप क्लास 10th में से तक जो भी पढ़े आप क्लास 10 तक, वहाँ पे आप रेडियन के बारे में जानकारी, रेडियन मेजर ऑफ एंगल का जो रेडियन यूनिट है मेजरमेंट का, उसके बारे में आपको जानकारी नहीं होगा, जिसके लिए हम लोग पहले ही जो था आपका एंगल एंड देयर मेजरमेंट का वीडियो बनवा दिए थे, जो कि प्लेलिस्ट में अपलोड है, आप देख सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर नहीं है जानकारी तो देखते हैं, उसको पढ़ाने की कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत शॉर्टकट में, जो यहाँ पे यूसेस है। और थोड़ा बहुत 2-4 चीज़ें कभी कभी बाहर से आ जाएगी ट्रिगोनोमेट्री का, तो वो आपको बर्दाश्त करना होगा जब तक आप ट्रिगोनोमेट्री के बारे में पूरी जानकारी नहीं प्राप्त करते हैं। चलिए देखते हैं थोड़ा बेसिक ट्रिगोनोमेट्री का, क्योंकि जब एंगल निकालना है तो एंगल 30 डिग्री होगा, 40 डिग्री होगा, 45 होगा, क्या होगा इसके बारे में थोड़ा आपको समझना होगा। चलिए बच्चों देखते हैं बेसिक थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। क्लियर है? अब देखते हैं जो आप लोग पीछे पढ़ के आए हैं क्लास 10th में, उसी को थोड़ा सा। फर्स्ट जो था वो हमने देखा था, ये अगर हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, और इसको थीटा कंसीडर करते हैं बच्चों, तो इस थीटा के सामने वाले को, जो थीटा के जो सामने होता है, इसको हमेशा बोलते हैं पी, परपेंडिकुलर। और जो थीटा से जो लगा होता है नीचे, ये हो गया बेस, और जो सबसे बड़ा साइड है उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। और ये हमारा हो गया 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री है, तभी यहाँ पे परपेंडिकुलर बेस और हाइट बन रहा। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर सबसे बड़ा हाइपोटेनियस, और जो बच गया उसको बोलते हैं बेस। यहाँ पे आपको सिर्फ 3 बातें याद रखना है। पहला क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, ये आप लोग पहले भी जानते हैं। दूसरा क्या, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनियस।
हाइपोटेनियस का मतलब कर्ण, ये लंब और ये आधार, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण और कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, और थर्ड क्या, टैन थीटा, टेन नहीं टैन थीटा, टैन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटा आधार। ये तीन चीज़ें आपको याद होनी चाहिए फर्स्ट में, और उम्मीद है आपको सबको ये आता होगा। क्या आपको याद होना चाहिए, साइन थीटा की वैल्यू क्या, p बाई एच, कॉस थीटा की वैल्यू b बाई एच, और टेन थीटा की वैल्यू p बाई बी। ये हो गया हमारा। उसके बाद आपको आना चाहिए 4 नंबर में। देखिए जैसे कि अगर हम लोग ये देखते हैं लेंथ, लंबाई, तो लेंथ को हम लोग मेज़र करते हैं अलग अलग यूनिट में, जैसे सेंटीमीटर, मिलीमीटर, फुट, इंच, किलोमीटर, लाइक दिस। उसी तरीके से एंगल को भी अलग अलग यूनिट में मेज़र किया जाता है। जैसे टेम्परेचर को मेज़र करते हैं डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, अलग अलग यूनिट है उसका। उसी तरीके से एंगल को भी मेज़र करते हैं हम लोग अलग अलग यूनिट में। जैसे हम लोग देखते हैं डिग्री मेज़र, जैसे हम लोग एंगल बताते हैं ये 40, ये क्या है, ये बीच वाला एंगल को 90, और जो आप बोल रहे हैं वो डिग्री, उसका यूनिट बोल रहे हैं कि हमने डिग्री में बोला कि ये 90 है, कोई और यूनिट में नहीं। जैसे कि अगर हम इसको रेडियन में बोल दें, एंगल का मेज़र का भी अलग अलग यूनिट है, जैसे डिग्री मेज़र, रेडियन मेज़र और ग्रेड सिस्टम, 3 है, डिग्री, रेडियन और ग्रेड। तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि आंसर आप लेकर के आ रहे हैं 90 डिग्री, लेकिन बुक में 90 डिग्री ना दे करके दिया रहेगा π/2। अब इसका भी मतलब वही होता है, बस ये अलग मेजरमेंट का तरीका है, ये अलग मेजरमेंट का तरीका है। तो बुक में दिया रहेगा π/2 और आप लेकर के आ रहे हैं 90, तो आप हो जाइएगा गड़बड़ के सर यहाँ तो 90 आ रहा मेरा, π/2, पाई का मतलब तो सर हम लोग पढ़े थे 3.14 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 2 × 2, ये इधर आ गया 0.57। अब बोल देगा बच्चा सर ये तो 1.57 इस टाइप का आना चाहिए था आंसर, π/2 का मतलब हमारा 90 डिग्री आ रहा। तो यहाँ पे पाई का मतलब तो 22/7 या 3.14 होता है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं पाई रेडियन। पाई रेडियन का जो मतलब होता है वो कितना होता है, रेडियन का मतलब ये सर्कुलर, पावर C लगा दिया तो सर्कुलर बन गया 180 डिग्री। पाई रेडियन का मतलब कितना होता है, 180 डिग्री। अब यहाँ पे 2 फार्मूला आपका निकल करके आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। पाई रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री। अब ऐसे यहाँ पे बहुत कुछ होता है, कॉट सेक कॉसेक भी, लेकिन उसके बारे में जानकारी नहीं। जो यहाँ पे आने वाला है, जो यहाँ पे यूज होगा, सिर्फ वही पढ़ाएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। ट्रिगोनोमेट्री ये नहीं पढ़ा रहे। अब देखिए अगर आप इसको पाई रेडियन से डिवाइड कर दीजिएगा, किससे, पाई रेडियन से, तो ये हो गया पाई रेडियन बाई पाई रेडियन, ये हो गया 1 कट के। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला निकल जाता है कि 1 रेडियन बराबर 180 बाई पाई डिग्री होता है। 1 रेडियन बराबर क्या याद रखना है, 180 बाई पाई डिग्री। और उसी तरीके से अगर आप 180 से डिवाइड लगा दीजिएगा दोनों साइड, तो 180 कट जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा 1 डिग्री, यहाँ पे बच जाएगा 1 डिग्री। तो 1 डिग्री हो जाएगा इज इक्वल टू पाई रेडियन बाई 180, मतलब इसको रेडियन बोल देंगे। फर्स्ट क्या याद रखना है, साइन थीटा बराबर p/h, कॉस थीटा बराबर b/h, टेन थीटा बराबर p/b। पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री और 1 रेडियन की वैल्यू 180 बटा पाई डिग्री। क्या, 180 बटा पाई डिग्री, और 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन। ये दोनों फार्मूला है। अब देखिए अगर आप यहां तक समझ गए होंगे तो हम लोग को, आपको ये याद होना चाहिए कि सर 0 डिग्री था स्टैंडर्ड एंगल में, फिर 30 डिग्री था, फिर क्या 45 डिग्री था, 60 डिग्री था,
90 डिग्री था, यही था ना। अब देखिए इसको रेडियन में जानेंगे, ये तो हमारा डिग्री में हुआ, ये किस में हुआ, डिग्री में। रेडियन में इसकी वैल्यू क्या होती है उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। एक बार आप इसको नोट करिए, एक बार आप इसको नोट करिए, फिर हम लोग जानेंगे कि इसकी वैल्यू जो है वो रेडियन मेजर में क्या होता है। बस ये 6 चीज आप याद रखिएगा, उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। तो देखिए बच्चों, जब हम पढ़े हैं कि रेडियन में हमको चाहिए वैल्यू, किस में चाहिए, रेडियन में, तो हमने क्या देखा है, हमने देखा है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना, पाई बाई 180 रेडियन। तो आपको चाहिए 0 डिग्री की वैल्यू, कितनी की वैल्यू, 0 डिग्री। तो दोनों साइड 0 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 0 से ये हो गया 0 डिग्री और ये हो गया 0 रेडियन। तो 0 डिग्री की वैल्यू कितना हो गया रेडियन में, 0 रेडियन आया, है ना। उसके बाद चाहिए हमें 30 डिग्री की वैल्यू। तो 30 डिग्री के लिए दोनों साइड 30 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 30 इंटू 1 डिग्री और 30 इंटू पाई बाई 180। इस फॉर्मूला पे दोनों साइड 30 मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन होता है। आपको चाहिए 30 डिग्री की वैल्यू, दोनों साइड 30 मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया आपका 3 3 3 6। तो 3 1 जा 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 6 रेडियन। तो देखिए यहाँ पे 0 डिग्री 0 रेडियन आया, 30 डिग्री की वैल्यू कितना आया, पाई बाई 6 रेडियन आया। उसके बाद 45 डिग्री, तो 45 डिग्री निकालने के लिए क्या करना चाहिए, दोनों साइड इस पे 45 मल्टीप्लाई करते हैं। दोनों साइड कितना मल्टीप्लाई कर दिए, 45 इंटू 1 डिग्री तो था, और 45 इधर भी गुना कर दिया पाई बाई 180 में, तो ये हो गया सर 45 डिग्री। और 45 से 4 बार में आता है 180, 45 दूना 90, 45 तिया 135, 45 चौके 180, ये हो गया पाई बाई 4 रेडियन। आपको सिर्फ यही जानना है कि 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180 रेडियन। जब भी रेडियन बोलिए पाई ऊपर रहेगा, जब भी रेडियन बोलिए पाई ऊपर रहेगा, जब भी रेडियन बोलिए पाई ऊपर रहेगा। इधर अगर रेडियन बोलना चाह रहे हैं तो पाई ऊपर, अगर इधर डिग्री बोलना चाह रहे हैं मतलब 180 ऊपर। अब यहाँ पे ये समझना था कि सर 1 डिग्री बराबर चाहिए किसमें, रेडियन में, तो होना कौन चाहिए ऊपर, पाई। चाहिए डिग्री में तो होना कौन चाहिए ऊपर, 180। ये बात यहाँ पे हो गया, जो चाहिए वो ऊपर रहेगा। अगर रेडियन में चाहिए तो पाई ऊपर रहेगा, डिग्री में चाहिए तो 180 ऊपर होगा। तो 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180 रेडियन, रेडियन में चाहिए तो पाई ऊपर। और 1 रेडियन चाहिए, 1 रेडियन इज इक्वल टू डिग्री में चाहिए तो 180 बटा पाई, पाई नीचे हो गया, अब 180 ऊपर हो गया। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। हमको इन सब को रेडियन में बदलना है, तो सब में कितने से गुना करना होगा, पाई बाई 180 से। सब में कितने से गुना करना होगा, पाई बाई 180 से। देखिए पाई बाई 180 को 45 से गुना करें, कितना आया, पाई बाई 4। उसके बाद 60 डिग्री का खोजेंगे और 90 डिग्री का खोजेंगे। 60 डिग्री में क्या होगा जी बच्चों, तो 60 डिग्री के लिए दोनों साइड क्या मल्टीप्लाई कर दिया, 60। अब देखिए जल्दी जल्दी थोड़ा करते हैं, 6 1 जा 60 डिग्री हो गया, और 60 इंटू कितना, पाई बाई 180 से गुना हो गया, ये 0 0 6 तिया 18, कितना आया, पाई बाई 3 रेडियन। ये पाई लिखा हुआ है ना। और 90 को जब गुना करिएगा आप देख लीजिएगा पाई बाई 2 रेडियन आएगा। कम से कम आपको ये याद होना चाहिए कि सर 0 डिग्री की वैल्यू रेडियन में 0, 30 डिग्री की वैल्यू रेडियन में पाई बाई 6, 45 डिग्री की रेडियन में पाई बाई 4। क्यों, क्योंकि 45 में 4 है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि पाई के नीचे तो लगेगा ही 4 लगेगा। जब भी रेडियन है सब में पाई पाई है। 60 डिग्री का तो पाई बाई 3, 90 डिग्री का पाई बाई 2। अब आपको ये भी नहीं समझ में आता क्या करना है, तो आप बस ये देखिए कि आपको याद रखना है कि सब में पाई है, सब में पाई है। 180 को 30 से डिवाइड दीजिए, कितने डिग्री का पूछ रहे हैं हम, 30 का। तो आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि सर 180 को 30 से डिवाइड देंगे, तो 180 को 30 से डिवाइड देंगे 6 आएगा, पाई बाई 6। 45 डिग्री का पूछ रहे हैं, 45 का मतलब दिमाग में आप कैलकुलेट करिए, 180 को 45 से डिवाइड करिए, आएगा यहाँ पे 4।
60 की वैल्यू हम पूछ रहे हैं, मतलब 180 को 60 से डिवाइड कर, 6 या 18 π/3। 90 का पूछ रहे हैं, 180 को 90 से डिवाइड कर, जितना से पूछ रहे हैं, जितनी की वैल्यू पूछ रहे हैं 180 को उतने से डिवाइड कर, और पाई के नीचे उसको बैठा दे, रेडियन में वैल्यू पता चल जाएगा। तो 90 का पूछ रहे हैं तो 180 को 90 से डिवाइड लगाओगे, हो जाएगा 2 π/2। उसी तरीके से आप देखिए, अगर हम 180 डिग्री का पूछ देंगे आपसे, तो 180 को 180 से डिवाइड लगाइएगा, मतलब पाई के नीचे 1, मतलब पाई रेडियन। ये अभी लिखाए भी थे आपको, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। 360 डिग्री का अगर हम पूछ दें तो 360 डिग्री का पूछ दें, क्लियर है ना, तो 360 डिग्री का पूछ दें। अब आप देखिए 180 को 360 से डिवाइड लगाओगे, ये हो गया कितना, 18 दूना 36, 1/2, मतलब पाई के नीचे क्या लगाना, 1/2, 2 ऊपर चला गया, हो गया कितना, 2 पाई। 720 डिग्री का पूछ दे तो 180 को कितने से डिवाइड लगाना है, 720 से, ये खत्म, 18 चौके 72, तो ये हो गया क्या आपका 4, पाई के नीचे 1/4 लगेगा, तो ये हो गया 1/4 आ रहा था, ये हो गया 4 पाई। इस तरीके से आपको कम से कम तो 90 तक याद रखिए रेडियन में, ये एक बात हुआ। अब जो है वो हम लोग एम्पलीट्यूड का डेफिनेशन पढ़ेंगे और फिर एंगल को फाइंड आउट करना सीखेंगे कि कैसे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट फाइंड आउट करेंगे। बस आपको ये कम से कम याद रख लीजिए, और कुछ होगा तो आप कन्वर्जन करके बता दीजिएगा कि इसको हम डिग्री में लिख देते हैं, इसकी वैल्यू जैसे कि 15 डिग्री की वैल्यू रेडियन में क्या होगा, 75 डिग्री की वैल्यू रेडियन में क्या होगा, और 135 डिग्री की वैल्यू रेडियन में क्या होगा, और 100 डिग्री की वैल्यू रेडियन में क्या होगा। कुछ नहीं करना, सब में क्या करना है, π/180 मल्टीप्लाई करना है। कितना करना है, π/180 मल्टीप्लाई करना है, बस ये रेडियन में अपने आप आ जाएगा। इसका जवाब आप याद से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि मैं देखूं कि आप लोग सही से वीडियो पूरा देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग आज के लेक्चर को ख़त्म करते हैं। थैंक्स।